हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई 3 गाउन की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी दूर गांव में एक मोनिका नाम की लड़की रहती थी। मोनिका के माँ बाप के गरीब होने के कारण उनका घर चलाना भी बहुत मुश्किल था। मोनिका के 2 ही दोस्त थे। एक दोस्त का नाम था रश्मि और एक दोस्त उसकी थी नदी। वो अपने सारे दुख दर्द उस नदी के साथ बैठकर बताया करती थी और बस बहुत खुश रहा करती थी। मोनिका की हमेशा से ये इच्छा रहा करती थी कि वो बहुत सुंदर कपड़े पहने और हंसी खुशी रहे। एक दिन मोनिका अपनी दोस्त रश्मि के साथ खेल रही थी। तभी मोनिका बोलती है, अरे वाह रश्मि, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। क्या ये कपड़े नए हैं? हाँ, ये नए कपड़े हैं। आज ही तो मेरे पापा मेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए हैं। देखो, ये बहुत महंगे हैं। रश्मि और मोनिका बात कर ही रही थी कि तभी रश्मि की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है, अरे इतनी बार तुझे समझाया है रश्मि, तो इस लड़की के साथ मत खेला कर। जरा इसके कपड़े तो देख, कितने गंदे और फटे पुराने हैं। और फिर उसकी माँ मोनिका से बोलती है, और तू लड़की, अगर मेरी बेटी रश्मि के साथ दोबारा तुझे खेलते हुए देख लिया ना, तो तेरी तो खैर नहीं, समझ गई? ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को खींचकर वहाँ से अपने घर लेकर चली जाती है। अब मोनिका बहुत ही दुखी होकर अपनी दोस्त नदी के पास जाती है और वहाँ पहुँचकर रोते हुए कहती है, मेरे कपड़े गंदे होने के कारण रश्मि की मम्मी को रश्मि का मेरे साथ खेलने से ऐतराज है। वो उसे मेरे पास से खींचकर लेकर चली गई। क्या ये मेरी गलती है कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया? क्या मेरी किस्मत में अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है? ऐसा बोलकर मोनिका रोती रहती है। इतने में ही आकाश से बिजली के चमकने की और गरजने की जोरदार आवाज आती है। आवाज को सुनकर मोनिका डर के मारे जल्दी से घर पर पहुंच जाती है। घर जाकर वो एक कंबल में छुप जाती है। थोड़ी और आवाज होने पर मोनिका डरते डरते कंबल से बाहर की तरफ देखती है तो मोनिका को हवा में उड़ती हुई एक खूबसूरत परी दिखाई देती है। वो देखकर मोनिका और भी ज्यादा डर जाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी वो परी मोनिका के पास आकर उससे कहती है, मोनिका डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आज के बाद तुम कभी भी दुखी मत होना। ये लो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ 3 जादुई गाउन को प्रकट कर देती है। मोनिका उन गाउन की खूबसूरती को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर मोनिका कहती है, अरे वाह, इतने सुंदर गाउन है। क्या ये सब मेरे लिए है परी जी? हाँ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है मोनिका। फिर वो परी तीनों जादुई गाउन मोनिका को देकर कहती है, ये जादुई 3 गाउन हैं। इन्हें पहनने के बाद तुम्हारी कोई भी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। मोनिका उन तीनों गाउन में से एक जादुई गाउन पहन लेती है, जो पहनते ही मोनिका भी किसी परी से कम नहीं लगती और वो आकाश में उड़ भी सकती थी। इसलिए मोनिका वो जादुई गाउन पहनकर आकाश में एक राउंड लगाकर आती है और फिर वो वहाँ से वापस आकर परी से बोलती है, अरे वाह परी जी, इस गाउन को पहनकर मैं पक्षियों की तरह आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये हुर्रे! ऐसा कहकर मोनिका
खुशी से नाचने लगती है। तभी परी कहती है, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अपना दूसरा गाउन पहनकर देखो, तुम्हें और भी ज्यादा मजा मिलेगा। परी के इतना कहते ही मोनिका दूसरा जादुई गाउन पहन लेती है। दूसरे गाउन को पहनते ही वहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स, कैंडीज और स्वीट्स प्रकट होते हैं। ये सब देखकर मोनिका और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो परी से कहती है, अरे वाह, ये सब तो देखकर मुझे और भी ज्यादा मजा आ गया। ये सब देखकर मोनिका बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अगले ही पल वो दुखी होकर बोलती है, इतने सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स तो मैं अकेले नहीं खा सकती। अगर मेरी दोस्त रश्मि भी मेरे साथ होती तो कितना अच्छा होता। मेरे गंदे कपड़े होने की वजह से उसकी मम्मी ने मेरे साथ खेलने के लिए उसे मना कर दिया और उसे खींचकर मेरे पास से ले गई। अरे मोनिका, तुम बिल्कुल भी किसी बात की चिंता मत करो। चलो ये लो तुम्हारा तीसरा जादुई गाउन, अब तुम इसे पहनो। उसके बाद मोनिका अपना तीसरा जादुई गाउन पहनती है। गाउन को पहनते ही मोनिका के सामने उसकी दोस्त रश्मि प्रकट हो जाती है। रश्मि को अपने सामने देखकर मोनिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। मोनिका रश्मि को बहुत सारे चॉकलेट्स और स्वीट्स देती है। उसे खाकर दोनों बहुत मजे करती हैं। फिर मोनिका परी से कहती है, आज मैं बहुत खुश हूँ परी जी। क्या ये जादुई 3 गाउन हमेशा मेरे पास रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तीनों गाउन हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। इतना सुनते ही मोनिका खुशी से उछलने और नाचने लगती है। याहू! ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच परी जी। फिर मोनिका खुशी से नाचने लगती है। ये देखकर उसकी सहेली रश्मि उससे बोलती है, अरे वाह मोनिका, तुम्हारे गाउन तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर मेरी मम्मी तुम्हें ऐसे देखेंगी तो वो जरूर मुझे तुमसे दोस्ती करने को कहेंगी। इतने में वहाँ पर मोनिका की माँ उर्मिला आ जाती है और मोनिका को देखकर चौंक जाती है और उससे कहती है, अरे मोनिका बेटा, क्या कर रही है तू? किससे बात कर रही है बेटा? घबराओ मत मोनिका, तुम्हारे इन जादुई गाउन को और मुझे तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं देख सकता। अच्छा तो फिर ठीक है। पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी परी जी। अरे जवाब क्यों नहीं देती मोनिका? किससे बात कर रही हो? सुबह हो गई है, चलो अब उठो भी बेटा। मोनिका के अब नींद से उठने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उठने के बाद वो पूरे घर में अपने जादुई 3 गाउन को ढूंढती है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा क्या हुआ है? तुम पूरे घर में पागलों की तरह क्या ढूंढ रही हो? लेकिन मोनिका अपनी माँ की सारी बातों को अनसुना करके पूरे घर में गाउन ढूंढती रहती है। वो आखिर में अपने घर से बाहर आकर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर मोनिका निराश होकर अपनी दोस्त नदी की तरफ देखती है। फिर मोनिका जल्दी से दौड़ते हुए नदी के पास जाती है। नदी के पास पहुंचकर वो देखती है कि नदी में उसके तीनों के तीनों जादुई गाउन रखे हुए थे। उन गाउन को नदी में देखकर मोनिका के मन में संतुष्टि आती है और फिर मोनिका मन ही मन उस परी को धन्यवाद कहती है और फिर उन तीनों जादुई गाउन को लेकर मोनिका अपने घर लेकर चली जाती है और हंसी खुशी उन गाउन्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला के साथ रहती थी।
सिंड्रेला जब सिर्फ 6 महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद कल्याणी देवी ही उसकी माँ और पिता दोनों थी। कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह थी। घर चलाने के लिए और अपनी पोती का पेट पालने के लिए कल्याणी देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कल्याणी देवी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी, पोती जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, पता नहीं उसकी शादी मैं कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्ची के लिए कोई पढ़ा लिखा और समझदार लड़का भेज दो, उसकी अच्छे घर में शादी करवा दो भगवान। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस वाली प्रिया है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। दादी माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है बेटी। मुझसे शादी वादी की बात मत किया करो दादी माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कल्याणी देवी सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्ची के लिए कोई राजकुमार को भेज दो माता रानी। इतना कहकर कल्याणी देवी भी सो जाती है। फिर अगले ही दिन शहर से एक करण नाम का लड़का गांव घूमने आता है। करण शहर में पला बढ़ा 25 साल का एक नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही देखी थी, इसलिए गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कल्याणी देवी दिखती हैं। वो कल्याणी देवी से कहता है, नमस्ते दादी माँ। खुश रहो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। दादी माँ, मैं गांव घूमने आया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए गांव घूमने आया हूँ। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, क्या आप मेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी पोती ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। कल्याणी देवी करण को अपने घर लाती है। घर आते ही करण की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखते रह जाता है। फिर कल्याणी देवी कहती है, बेटा, ये मेरी पोती है, इसका नाम सिंड्रेला है। ये 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है।
हर वक्त शरारत करते रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने बेटा? अरे कुछ नहीं दादी माँ, चलिए आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। कल्याणी देवी करण को एक रूम दे देती हैं और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती हैं। क्या यहाँ सभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं? तभी सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, और हाँ, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ पर मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह करण कल्याणी देवी के घर में ही रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। करण को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी करण का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सकें। इसी तरह काफी समय बीत गया और करण की छुट्टियां खत्म हो गयी। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में इतने दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। करण कल्याणी देवी के पैर छूता है और सिंड्रेला को दुखी मन से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिंड्रेला शांत शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी। एक दिन कल्याणी देवी सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करते रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? दादी माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कल्याणी देवी के घर एक लेटर आता है। सिंड्रेला बेटी, जरा इसे पढ़ना तो, पता नहीं हमें किसने चिट्ठी भेजी है। सिंड्रेला लेटर पढ़ती है। वो लेटर करण का था। उसमें लिखा था कि अगले सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी दादी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। फिर सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, ये 1 महीना मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन रहकर करण वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कल्याणी देवी को सिंड्रेला और करण के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती का दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कल्याणी देवी से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कल्याणी देवी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी पोती के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बता कर आती हूँ। कल्याणी देवी सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है।
सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं दादी माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कल्याणी देवी को लगता है कि सिंड्रेला शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से ही होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कल्याणी देवी चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो करण को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी करण तक पहुंचती है तो करण भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें दादी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दादी माँ कुछ गलत न समझ जाए। करण, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम दादी माँ को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर यकीन करेंगी। करण सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसकी सारी बुरी आदतों को अपने मोबाइल के कैमरे में सबूत इकट्ठा करता है और सारे प्रूफ के साथ कल्याणी देवी से बात करने जाता है। दादी माँ, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। फिर करण उन्हें सरपंच के बेटे की सारी करतूत अपने मोबाइल में दिखाता है। कल्याणी देवी ये देखने के बाद, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता चला तो वो हम तीनों को गोली मार देंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे दादी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात करण, कल्याणी देवी और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी सरपंच के कुछ आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह तक सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी पोती को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। तभी उस गाउन से आवाज आती है, कल्याणी देवी, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला, तुम मुझे पहन लो। उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, वैसा ही होगा। फिर सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन के पहनते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहते ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। फिर वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी पोती को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी पोती का साथ देना बेटा। हाँ दादी माँ। उसके बाद कल्याणी देवी करण और सिंड्रेला की शादी करवा देती हैं।
फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। फूलपुर गांव में 3 भाई बहन माया, पीहू और रोहित अपनी माँ के साथ रहते थे। उनकी माँ सावित्री फूल बेचा करती थी। एक बार की बात है, सावित्री फूल बेचकर घर वापस आ रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है और सावित्री वहीं पर मर जाती है। माँ के मर जाने के बाद तीनों भाई बहन अकेले हो जाते हैं। उनके घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। धीरे धीरे करके उनके खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। दीदी, अब क्या होगा? घर का तो सारा राशन खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर पीहू, अब से हम भी माँ की तरह फूल बेचने जाया करेंगे। ठीक है दीदी, हम भी आपके साथ फूल बेचने जाया करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही तीनों भाई बहन फूल तोड़ने के लिए बाग में जाते हैं, लेकिन वो तभी देखते हैं कि वहाँ के बाग के सारे फूल और पेड़ कट चुके हैं। ये सब क्या हो रहा है सेठ जी? यहाँ जो बगीचा था वो कहाँ गया? अब ये बगीचा नहीं रहा, यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ा मॉल बनने वाला है। मैंने ये बगीचा बेच दिया है। ये सुनकर तीनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निराश मन से वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे बगीचे की तलाश में वो लोग जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं। दीदी, वो देखो, वो फूल का पेड़ कितना अच्छा है। हम इतने दिनों से फूल बेच रहे हैं, लेकिन हमने तो आज तक ऐसा फूल कभी नहीं देखा। दीदी, चलो उस पेड़ के फूल को तोड़ते हैं। ये फूल तो शहर में अच्छे दाम में बिक जाएगा। तुम ठीक कह रही हो बहन, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। मैंने भी आज तक ये अद्भुत फूल कभी नहीं देखा। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलकर इसके फूल तोड़ते हैं। तीनों भाई बहन उस पेड़ पर चढ़कर टोकरी भरकर फूल तोड़ने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तब उस फूल में से आवाज आती है, रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तीनों भाई बहन रुककर इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नजर नहीं आता। फिर तीनों भाई बहन चलने लगते हैं। तभी एक बहुत ही खूबसूरत परी उनके सामने आती है और कहती है, घबराओ नहीं, मैं हूँ फूल परी। तुम तीनों भाई बहन मुझे बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए अब से तुम्हें जब भी फूलों की जरूरत होगी तो यहाँ आकर इस फूल के पेड़ से तुम जितना चाहो उतना फूल तोड़ लेना। पर आप फूल से बाहर कैसे आई? मैं फूल परी हूँ। सूर्यास्त होने के बाद ही मैं इस फूल के पेड़ से परी बनती हूँ। बाकी मैं पूरे दिन इस फूल के पेड़ में ही रहती हूँ। मुझे तुम तीनों बहुत नेक दिल लगते हो, इसलिए तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। परी जी, हम तो मेहनत करके खाने वालों में से हैं, और आपने तो हमें हमारे कमाने का जरिया दे ही दिया है। वक्त आने पर हम आपसे अपना वरदान मांग लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना बोलकर फूल परी वहाँ से गायब हो जाती हैं और तीनों भाई बहन फूल लेकर उसे बेचने शहर में चले जाते हैं। देखते ही देखते उनके सारे फूल बिक जाते हैं और उन्हें उन फूलों के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो फूल बहुत अद्भुत और सुगंधित होता है। एक बार की बात है, रानी पद्मावती का बेटा युवराज काफी दिन से बीमार था और उसका इलाज बड़े बड़े वैद्य हकीम भी नहीं कर पा रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार को हुआ क्या है। राजकुमार ना तो किसी से बात करते और ना ही अपनी व्हीलचेयर से उठते थे। तभी गली में से आवाज आती है, फूल ले लो फूल, फूल वाली आई, ताजे ताजे फूल लेकर आई। फूलों की खुशबू ऐसी कि सबको भाई। उन फूलों की खुशबू से पूरा महल महक रहा था। युवराज को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उधर से महारानी पद्मावती
हाथों में वही फूल लिए उसके कमरे में पहुंचती हैं। बेटा देखो तो कितना खूबसूरत फूल है। मैंने तो आज तक ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये फूल को देखकर मेरा तो दिन ही बन गया। अब जल्दी से बस तुम ठीक हो जाओ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। तभी युवराज अपनी माँ से बात करने लग जाते हैं और बोलते हैं, माँ कहाँ है वो फूल बेचने वाले? माँ जल्दी बताओ, मुझे उनसे मिलना है। बेटा वो तो चले गए, पर हुआ क्या मुझे तो बताओ। फिर युवराज अपनी माँ को बताता है। माँ जब मैं जंगल से आ रहा था तब मुझे इसी फूल का पेड़ मिला था। ऐसा फूल मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं भी इसे देखते ही इस पर मोहित हो गया था और लालच में आकर मैं इस फूल के पेड़ को कटवाकर अपने महल में लगवाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, वैसे ही मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैं दूर जाकर गिर गया। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उस पेड़ की सारी टहनियाँ तोड़ दी। तभी उस पेड़ ने मुझे श्राप दे दिया और मेरी ये हालत हो गई। बेटा आपको ये बात हमें बतानी चाहिए थी ना। आखिर कोई तो उपाय होगा इस श्राप से छुटकारा पाने का। इससे छुटकारा पाने का उपाय हमें जरूर फूल बेचने वाली उन लड़कियों से ही पता चल सकता है। पूरे राज्य में उन तीनों भाई बहन को ढूंढने के लिए सैनिक लगा दिए जाते हैं और आखिरकार उन तीनों भाई बहन का पता चल जाता है और उन्हें महल में लाया जाता है। महारानी, हमें इस तरह महल में क्यों बुलाया गया है? हमसे कोई गलती हुई है क्या? फिर रानी पद्मावती उन्हें अपने बेटे के बारे में सब कुछ बताती हैं। आपके बेटे ने बहुत गलत किया, उसे उसी के किए की सजा मिल रही है। इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। ऐसा मत कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उससे अनजाने में गलती हुई है, प्लीज उसकी मदद करो। माया और पीहू को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं और फिर सभी मिलकर उस अद्भुत फूल के पेड़ के पास जाते हैं और पीहू उस फूल परी को याद करती है। फूल परी कहाँ है आप? बाहर आइए। तभी फूल परी फूल से बाहर आती है। कहो पीहू, तुमने मुझे क्यों याद किया? फिर पीहू फूल परी से युवराज को ठीक कराने की कोशिश करती है। मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती, इसने मेरा अपमान किया है। परी जी, इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, प्लीज सब भूल कर इन्हें माफ कर दीजिए परी जी। हरगिज नहीं, मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकती। फूल परी, आपको याद है आपने काफी दिन पहले हमें एक वरदान मांगने को कहा था। उस वरदान के बदले में मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप राजकुमार को ठीक कर दें। परी जी, राजकुमार से जो भी गलती हुई है उन्हें उस बात की सजा मिल चुकी है। वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, आप उन्हें माफ कर दीजिए। राजकुमार दिल के बुरे नहीं है परी जी। ये सुनकर फूल परी राजकुमार को ठीक कर देती हैं और राजकुमार उठकर खड़े हो जाते हैं। हाँ फूल परी, आप नाराज ना हो, हम सदा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार के ठीक होते ही महारानी पद्मावती बहुत खुश हो जाती हैं और पीहू को राजकुमार के लिए इतनी मेहनत से परी से मिन्नतें करते देखकर रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। युवराज को भी पीहू बहुत अच्छी लगती है। फिर पद्मावती बहुत ही धूमधाम से युवराज और पीहू की शादी करा देती है, जिसमें फूल परी भी शामिल होती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।